जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे गांधी के बाद प्रधानमंत्री मोदी बने सबसे बड़े लीडर, चीन बना दुश्मन नंबर 1। बताएंगे अमेरिकी सांसदों ने डंके की चोट पर कह दिया अमेरिका यूएस मिलकर बदल देंगे अगले 100 साल। दोस्तों, ऐसा क्या हो गया कि अमेरिकी संसद करने लगे अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जमकर तारीफ। वही बताएंगे भारत के दबाव के बाद दोस्तों आखिरकार झुकी गया अमेरिका। भारत के लिए बड़ी अच्छी खबर, वेनेजुएला से निकले रूसी तेल टैंकर से अरेस्ट 3 भारतीयों को कर दिया गया रिहा। दोस्तों, बताएंगे कैसे अपना भारत हुआ इसमें भी कामयाब। वहीं आपको बताएंगे भारत चीन संबंध सुधारने के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने आरएसएस बीजेपी के साथ की बहुत बड़ी बैठक। क्या है इसके मायने? तो वही शक्सगाम घाटी भारतीय इलाका है। चीन को सेना प्रमुख ने अब 2 टूक कहते हुए बड़ा जवाब दे दिया। दोस्तों, कह दिया आपके पाकिस्तान के साथ सीमा समझौते को कभी हमने मान्यता दी ही नहीं। तो वही दोस्तों 2026 में भारत में कमल से सजेगा ब्रिक्स का मंच। कैसे भारत की अध्यक्षता में समूह का और बढ़ेगा रुतबा, सबसे पहले आपको बताएंगे। लेकिन वही ईरान को लेकर चौंका देने वाली खबर बताएंगे। ईरान के घर घर में खामेनेई ने भेज दिए लुटेरे, खंगाला जा रहा एलोन मस्क का भेजा हुआ हथियार। इतना ही नहीं, इस देश ने कह दिया कि ईरान में कुछ होकर जरूर रहेगा। अपने नागरिकों को कहा कि ईरान जितनी जल्दी हो सके छोड़कर भाग जाओ। दोस्तों, आज एक से एक बेहतरीन खबर आपको बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत के संप्रभुता अखंडता का पुरजोर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां टैरिफ तनाव के बीच वॉशिंगटन से एक बहुत अच्छी खबर सामने आई है। अमेरिकी सांसदों ने साफ साफ कह दिया है कि चीन अमेरिका का जो है वो नंबर 1 दुश्मन है और इस जंग में भारत उनके लिए सबसे बड़ा साथी बनकर उभर रहा है। वॉशिंगटन में आयोजित CSIS फोरम में अमेरिकी सांसदों ने बिना किसी लाग लपेट के कहा कि अमेरिका को आज सबसे बड़ा रणनीतिक खतरा चीन से है और इसे चुनौती का जवाब सिर्फ भारत जैसी लोकतांत्रिक शक्ति ही दे सकती है। दोस्तों, CSIS बोले तो सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की एक फोरम में कैलिफोर्निया के सांसद अमी बेरा ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि हम जानते हैं कि बीजिंग में हमारा दुश्मन कौन है। उन्होंने बताया कि चीन के साथ मुकाबला अब सुरक्षा, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी हर फील्ड में अमेरिकी विदेश नीति को शेप कर रहा है। बेरा ने कहा यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपटीशन होगी। नए ग्लोबल फ्रेमवर्क, लोकतंत्र, फ्री मार्केट और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे वैल्यूज पर बनेंगे। दोस्तों, जॉर्जिया के सांसद रिच मैकॉर्मिक ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने भारत के साथ रिश्ते बिगाड़े तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि अगर भारत रूस और चीन के साथ जा मिला तो हमारा बैलेंस पूरे तरीके से बिगड़ जाएगा, लेकिन अगर भारत और अमेरिका एकजुट हो जाएं तो दोनों देश अगले 100 साल तक वैश्विक शांति और नेतृत्व दे सकते हैं। मैकॉर्मिक ने कहा कि भारत की डेमोक्रेटिक डाइवर्सिटी चीन के सेंट्रलाइज्ड मॉडल से कहीं बेहतर है। वहीं दोनों सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को खूब सराहा। मैकॉर्मिक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी अच्छे तरीके से नेशनलिस्ट हैं, वो अपने देश की तरक्की देखते हैं जैसे हम देखते हैं। उन्होंने मोदी को आधुनिक इतिहास का सबसे पॉपुलर नेता बताया, गांधी के बाद सबसे ज्यादा बताया। बेरा ने कहा कि मोदी के समय में भारत इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का सेंटर बन गया है। मैकॉर्मिक ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका भारत को हाईटेक हथियारों और तकनीक की सप्लाई सीमित करेगा तो इससे अमेरिका को ही नुकसान होगा और भारत को मजबूरन चीनी विकल्प अपनाने पड़ सकते हैं। दोस्तों, अमी बेरा ने क्वाड की भूमिका को बेहद अहम बताया और कहा कि इसीलिए पता चलता है कि क्वाड कितना जरूरी है, क्योंकि बीजिंग इसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। उन्होंने ये भी कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में मैरीटाइम सिक्योरिटी और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन बनाए रखने में भारत की भूमिका निर्णायक है। दोस्तों, यह बयान ओपनली दिया गया है। ट्रंप को हिदायत दी गई है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भारत के साथ रिश्ते बेहतर कर लो, वरना तुम अपने नंबर 1 दुश्मन चीन के साथ कभी नहीं भिड़ पाओगे, उस पर विजय कभी नहीं हासिल कर पाओगे। अगर भारत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया, भारत तुमसे रूठा, तो फिर तुम अपनी कूटनीति में कामयाब नहीं हो पाओगे। इसीलिए भारत को हाईटेक हथियारों से लेकर हर एक चीज जो भारत चाहे उसको मुहैया कराओ, ताकि भारत से तुम्हारे रिश्ते बेहतर होंगे, जिससे कि तुम अपने नंबर 1 दुश्मन पर विजय प्राप्त कर पाओगे। वाकई में दोस्तों, इसी के साथ साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भारत की जमकर तारीफ की। ऐसे में इस बयान पर आपकी क्या राय है, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों, इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। जैसे अमेरिका के लिए सबसे नंबर 1 दुश्मन चाइना है, भारत का नंबर 1 दुश्मन कौन है? दोस्तों, देखते हैं कौन क्या जवाब देता है। तो वही सबसे बड़ी और चौंका देने वाली खबर, भारत के लिए अच्छी खबर आपको बता दें।
वेनेजुएला से निकले रूसी तेल टैंकर से अरेस्ट 3 भारतीयों को किया गया रिहा। दोस्तों, अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला से निकले रूसी झंडे वाले तेल टैंकर जहाज पर तैनात भारतीय क्रू मेंबर्स को रिहा कर दिया है। अमेरिकी अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है। इस जहाज को पिछले हफ्ते नॉर्थ अटलांटिक में जब्त किया गया था। बाद में पता चला था कि इसमें 3 भारतीय क्रू मेंबर्स थे, जिनमें से एक हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। इस जहाज का नाम मैरीनेरा था। इस टैंकर को नॉर्थ अटलांटिक के अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में अमेरिकी ऑपरेशन के दौरान रोका गया था। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि यह जहाज शैडो फ्लीट का हिस्सा था, जो वेनेजुएला, रशिया और ईरान जैसे बैन वाले देशों के लिए तेल ट्रांसपोर्ट करने में शामिल था। रिपोर्ट के मुताबिक इस टैंकर में कुल 28 क्रू मेंबर्स थे, जिनमें 3 भारतीय नागरिकों के अलावा यूक्रेनी, रूसी और जॉर्जियाई क्रू मेंबर शामिल थे। जहाज को जब्त करने के बाद अमेरिकी सेना ने सभी क्रू मेंबर्स को हिरासत में ले लिया था। पहले कहा गया था कि सभी क्रू मेंबर्स के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा, लेकिन अब अमेरिकी अधिकारियों ने भारतीय नागरिकों को रिहा कर दिया है, जो कहीं ना कहीं भारतीय दबाव के बाद, भारत की मोदी सरकार के दबाव के बाद दोस्तों अमेरिका का यह एक्शन माना जा रहा है, जो ये दिखाता है कि अपना भारत भी आज के समय में सुपर पावर देशों की तरह शक्ति रखता है। दोस्तों, मात्र पाकिस्तान के कह देने से खोखले बयानबाजी नहीं करता अपना भारत। भारत बिना बोले करके दिखाता है। आपकी इस पर जो भी राय हो जरूर कमेंट कीजिएगा। वहीं आपको बता दें, भारत चीन संबंध सुधारने के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने आरएसएस बीजेपी के साथ की बहुत बड़ी बैठक। दोस्तों, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधिमंडल यानी सीपीसी ने मंगलवार को आरएसएस मुख्यालय में सांसद दत्तात्रेय होसबाले से मुलाकात की। सोमवार को भाजपा मुख्यालय में भी सीपीसी का दूसरा दल पहुंचा था। ये बैठकें भारत चीन संबंधों में सुधार के संकेत दे रही हैं। मंगलवार सुबह 11 बजे आरएसएस मुख्यालय में सीपीसी प्रतिनिधिमंडल ने आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबाले से करीब 1 घंटे बात की। सूत्रों के मुताबिक यह शिष्टाचार भेंट थी, जिसका अनुरोध चीन की तरफ से आया था। दोस्तों, सोमवार को सीपीसी का 6 सदस्यीय दल भाजपा मुख्यालय पहुंचा। इसकी अगुवाई उप मंत्री सुन हयान ने की। भाजपा की तरफ राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह ने स्वागत किया। चर्चा में दोनों पार्टियों के बीच संवाद बढ़ाने और पार्टी टू पार्टी संबंधों को मजबूत करने पर जोर रहा। चीन के राजदूत शू फई होंग भी मौजूद रहे। भाजपा के विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाई वाले ने इसे अंतरदलीय संबंधों को मजबूत करने वाला कदम बताया। अरुण सिंह ने एक्स पर लिखा कि दोनों पक्षों ने संपर्क बढ़ाने पर सहमति जताई। 2020 गलवान झड़प के बाद पहली बड़ी कूटनीतिक गतिविधि है। अक्टूबर 2024 ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात के बाद सीमा पर शांति, कूटनीति और सैन्य बातचीत बढ़ाने पर सहमति बनी थी। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर शुरू होगी और सीधी उड़ानें बहाले होंगी। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, ये तो रही चीन से बातचीत की बात, लेकिन दूसरी तरफ शख्सगाम पर कैसे भारत ने दिया तगड़ा जवाब, बता दें। भारत ने एक बार फिर शख्सगाम घाटी पर चीन के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने मंगलवार 13 जनवरी को कह दिया कि भारत पाकिस्तान और चीन के बीच 1963 के सीमा समझौते को बिल्कुल भी मान्यता नहीं देता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने कहा कि भारत इस समझौते को अवैध मानता है। सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी जी ने कहा कि हम वहां किसी भी गतिविधि को स्वीकार नहीं करते हैं। जहां तक चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीसी की बात करता है, हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं और इसे दोनों देशों द्वारा किया जा रहा एक अवैध कार्य मानते हैं। दोस्तों, भारत की यह टिप्पणी चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग के शख्सगाम घाटी पर दावे के बाद आई है। माओ निंग ने हाल ही में कह दिया कि ये चीन का हिस्सा है। जब उनसे सीमा विवाद और सीपीसी के बारे में पूछा गया तो माओ निंग ने कहा कि जिस इलाके का आपने जिक्र किया वो चीन का है। चीन के लिए अपने इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पूरे तरीके से सही है। प्रवक्ता ने आगे कहा कि चीन और पाकिस्तान ने 1960 के दशक में एक सीमा समझौता किया था। दोनों देशों के बीच सीमाओं का सीमांकन किया था। ऐसे में ये समझौता दो संप्रभु राज्यों के अधिकारों का प्रयोग था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल जी ने कुछ दिन पहले ही चीन के दावे को खारिज किया था। जायसवाल जी ने कहा था कि शख्सगाम घाटी भारतीय क्षेत्र है। हमने 1963 में किए गए तथा कथित चीन पाकिस्तान सीमा समझौते को कभी मान्यता नहीं दी है। हम लगातार कहते आए हैं कि यह समझौता अवैध और अमान्य है। उन्होंने कहा था कि हम तथा कथित चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपीसी को कभी मान्यता नहीं देते, क्योंकि ये भारतीय क्षेत्र से होकर गुजरता है जिस पर पाकिस्तान का अवैध और जबरन कब्जा है। जायसवाल जी ने आगे कहा था कि हमने शख्सगाम घाटी में जमीनी हकीकत को बदलने की चीनी पक्षों की कोशिशों का लगातार विरोध किया है। हम अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने का अधिकार भी सुरक्षित रखते हैं। ऐसे में शख्सगाम भारत का हिस्सा है। कमेंट में जरूर कहिएगा आप लोग दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें, भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स समूह का और बढ़ेगा रुतबा। 2026 में कमल से सजेगा ब्रिक्स का मंच। दोस्तों, भारत की अध्यक्षता में 2026 में ब्रिक्स का मंच कमल से सजने से जा रहा है। दरअसल विदेश मंत्री जयशंकर जी ने मंगलवार को ब्रिक्स 2026 के लिए आधिकारिक लोगो और वेबसाइट लॉन्च की है। इस लोगो में मौजूद कमल सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहा है। लॉन्च के बाद विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत की अध्यक्षता के दौरान ब्रिक्स समूह के जरिए वैश्विक कल्याण को आगे बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा, खासकर ऐसे समय में जब समूह अपनी 20वीं
वर्षगांठ मना रहा है। आपको बता दें कि दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं ब्राजील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका ब्रिक्स समूह की अगुवाई करती है। इसकी स्थापना साल 2006 में हुई थी। बीते कुछ सालों में समूह का तेजी से विस्तार हुआ, जहां मिस्र, इथियोपिया, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया भी पूर्ण सदस्य के रूप में ब्रिक्स में शामिल हो गए। अधिकारियों के मुताबिक नए लोगों की प्रेरणा कमल से ली गई है। यह भारत की गहरी सांस्कृतिक विरासत और मजबूती का प्रतीक है। लोगों की पंखुड़ियों में ब्रिक्स देशों के रंग दिखाए गए हैं, जो अलग अलग आवाजों को एक साझा मकसद के साथ जोड़ने का संदेश देते हैं। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, जम्मू के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच बड़ी मुठभेड़। जैश का आतंकी चारों ओर से घिरा। दोस्तों, जम्मू के कठुआ जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। सूत्रों के मुताबिक बिलवार इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान जैश के एक आतंकवादी से मुठभेड़ हो रही है। आतंकवादी ने गोलीबारी की और सुरक्षा बल और पुलिस की टीम जवाबी कार्रवाई कर रही है। जैश कमांडर मावी के फंसे होने की संभावना है। मुठभेड़ की यह घटना बिलवार के कहोग गांव के पास जंगली क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा 2 से 3 आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर सर्च ऑपरेशन शुरू करने के बाद हुई। गोलीबारी के कुछ दिन बाद घटी है। जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक भीमसेन तूती ने कहा कि स्थानीय पुलिस के विशेष अभियान समूह एसओजी कठुआ के कमाद नाले के जंगल में आतंकवादियों से मुठभेड़ कर रही है। इस दौरान स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। बता दें कि कठुआ में पिछले कुछ समय से आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं। जनवरी 2026 से पहले जैसे 7 से 8 जनवरी को भी इसी इलाके में मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक जवान घायल हो गया था। वहीं साल 2025 में भी कठुआ में कई एनकाउंटर हुए थे। मार्च 2025 में एनकाउंटर के दौरान 2 से 3 आतंकी मारे गए थे। तो दोस्तों, वहीं आपको बता दें, ईरान के घर घर में खामेनी ने भेजे लुटेरे, खंगाला जा रहा एलोन मस्क का भेजा हुआ हथियार। खत्म हो जाएगी जनता की आखिरी उम्मीद। दोस्तों, खामेनी देश छोड़ो। ईरान में चारों तरफ बस यही आवाजें सुनाई दे रहे हैं। सभी 31 प्रांतों में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है और इस बीच खामेनी खुद ही आग में घी डालते जा रहे हैं। अब उन्होंने विद्रोहियों की जान लेने का आदेश जारी कर दिया है और ईरान में सरकार के गलत काम को छुपाने के लिए इंटरनेट बंद कर दिया है। इन हालातों में एलोन मस्क का एक हथियार ईरान की आवाम की आखिरी उम्मीद बचा था। अब इस हथियार को खंगालने के लिए खामेनी घर घर अपने लुटेरे भेज रहा है, जिनका काम मस्क का ये सीक्रेट हथियार खोज कर निकालना है। दोस्तों, ईरान में लगातार चल रही सजाए मौत के बीच लाशों का ढेर लग चुका है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक जन आंदोलन में अब तक करीब 2000 से भी ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। मौत के इसी आंकड़े को छुपाने के लिए खामेनी ने देश में इंटरनेट सेवा बंद कर दिया है। ईरान, रशिया और चीन से मंगाए गए मिलिट्री ग्रेड जॉमर्स का इस्तेमाल कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि इंटरनेट बंद होने से ईरान की अर्थव्यवस्था को अरबों डॉलर की चपत लगी है। हालांकि इसके बावजूद भी ईरान की सड़कों पर मचे बवाल की तस्वीर और वीडियोस लगातार बाहर आ रहे हैं। खामेनी को शक है कि इसके पीछे एलोन मस्क का स्टार लिंक है। यह इंटरनेट डिवाइस केबल नहीं बल्कि सैटेलाइट से चलती है। दोस्तों, और इसे कंट्रोल कर पाना इतना आसान नहीं है। तो अब सुप्रीम लीडर ये डिवाइस ही लोगों से छीनने पर उतर आए हैं। इंटरनेट की इस आखिरी उम्मीद को कुचलने के लिए ईरान की सड़कों पर खूनी खेल शुरू हो चुका है। ईरान में घर घर छापे मारे जा रहे हैं और यहाँ एक तरफ से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शुरू हो चुका है। ईरान की मिलिशिया अब घरों की छतों पर चढ़कर स्टारलिंक डिश की तलाश कर रही है। सुरक्षा बल अपार्टमेंट ब्लॉक से रस्सियों के सहारे नीचे उतर रहे हैं ताकि छिपाकर लगाए गए स्टारलिंक इक्विपमेंट को जब्त किया जा सके। दोस्तों, वहीं आपको बता दें, अमेरिका के बाद स्वीडन ने भी अपने नागरिकों को कहा कि वहां से भाग जाओ, क्योंकि ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है। जी हाँ, स्वीडन ने अपने नागरिकों को कह दिया है कि वो ईरान छोड़कर निकल जाए। ऐसे में आशंकाएं बढ़ने लगी है कि अमेरिका किसी बड़े तैयारी में है और इसकी खबर दूर देशों तक फैलती जा रही। दोस्तों, दूसरे देशों को भी होती दिखाई दे रही है। वहीं ट्रंप के हमले की धमकी को लेकर ईरानी विदेश मंत्री ने बड़ी चेतावनी दे दी। कह दिया, अगर अमेरिका आजमाना चाहता है तो आजमा कर देख ले। अल जजीरा अरबी के साथ एक इंटरव्यू में सोमवार को अरागची ने कहा कि अशांति के बीच अमेरिका के साथ कम्युनिकेशन के चैनल खुले हैं, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि उनका देश सभी विकल्पों के लिए तैयार है। ये दावा करते हुए ईरान की अब पिछले साल के 12 दिवसीय युद्ध की तुलना में बड़ी और व्यापक सैन्य तैयारी है। जी हाँ दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी दी है कि अगर वॉशिंगटन तेहरान को आजमाना चाहता है तो वो युद्ध करके देख ले। वो युद्ध करने के लिए तैयार है। ये चेतावनी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सैन्य कार्रवाई करने की धमकी के जवाब में आया है। दोस्तों, ऐसे में ईरान भी पीछे हटता दिखाई नहीं दे रहा। वाकई में कुछ बड़ा होने वाला है ईरान में और अमेरिका लग रहा है कि इस बार दोस्तों अटैक करके ही रहेगा और अमेरिका ईरान पर अटैक करेगा तो सिर्फ अकेला अमेरिका ही नहीं करने वाला, दूसरी तरफ से इजराइल भी बम पर अटैक करेगा दोस्तों ईरान पर। ऐसे में दोहरी मार झेलेगा ईरान। अब देखना यह होगा कि क्या ईरान अपने हथियारों के साथ, अपने डिफेंस सिस्टम के साथ अमेरिका और इजराइल दोनों का एक साथ मुकाबला कर पाएगा या नहीं। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। इसी बीच ये थे भी की सारी बड़ी जानकारी। आपको खबर कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।